नमस्कार विद्यार्थियों। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय की प्रमुख एक क्रियाविधि है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। ये न्यायपालिका की विशेष शक्ति है जिसके द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता को निश्चित किया जाता है। अगर वह कानून उसकी दृष्टि में पुनरावलोकन करते समय अनुचित है तो उसको अवैध घोषित करती है, उचित है तो उसको वह स्वीकार कर देती है। इसके जो आधार हैं जुडिशियल रिव्यू के, उनको देखते हैं हम। व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर और द्वितीय रूप में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के ही कुछ नज़दीकी लक्षण रखता है। भारतीय संविधान में विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी और शासन के अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के उससे संबंधित उपबंधों को परिवर्तित न कर दिया जाए। इस तरह न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संविधान की सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर एम.जी. गुप्ता ने इस संबंध में लिखा है, विधानमंडल ने जिन कानूनों का निर्माण अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का उल्लंघन करके किया है, उन्हें अवैध घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति ऐसे किसी भी विधान में अंतर्निहित होती है जिसमें सीमित शक्तियों वाले शासन की व्यवस्था की गई हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 131 और 32 अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के या कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन के दो शक्तिशाली आधार हैं, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। फेडरल सिस्टम और फंडामेंटल राइट दो मूल रूप से इस न्यायिक पुनरावलोकन के लिए परम आवश्यक तत्व या आधारभूत तत्व माने गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं? देखिए, सबसे पहले अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त और संविधान की संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं, अमेरिका का जो अधिकार पत्र है वह निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण, पुलिस पावर और जनरल वेलफेयर जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है। इस तरह से इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही निहित है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एडॉप्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत
अमेरिका में जो न्यायाधीश हैं उनको कानून से आगे जाकर के भी अपना मत देने का या अपना विचार प्रस्तुत करने का, उस पर विश्लेषण करने का पूरा अधिकार है। जबकि जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ को हमारे भारतीय व्यवस्था में, संविधान में अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो बातों के आधार पर कर सकता है। संघीय राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है, उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत है या नहीं, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतया उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया को शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या जापानी संविधान के शब्दावली के अनुसार यहाँ पर स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो संघीय राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित करेगा जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया है। तो ये इस बात को, यानी उस कानून को संवैधानिक दृष्टि से नल एंड वॉइड, अवैध और शून्य करने की शक्ति प्राप्त है। अलेक्जेंड्रोविच ने इस संबंध में कहा है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त विधान निर्माता के रूप में नहीं की गई है, अपितु एक ऐसे निकाय के रूप में की गई है जिसे अभिव्यक्त कानून को लागू करना है, यानी कहे गए कानून को लागू करना है, उसमें अपना कोई मंतव्य ऐसा नहीं देना है। यानी लेटर ऑफ लॉ की बात कही गई है, न कि लेटर ऑफ लॉ से ऊपर जाने की बात, जिस तरह अमेरिका में कही गई है। यही अंतर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में और कानून द्वारा या कानून की उचित प्रक्रिया में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल, सुपर लेजिस्लेचर का रूप धारण करके बन बैठा है, जिसे हम उच्च विधानमंडल की श्रेणी देते हैं। न्यायालय ह्यूज ने इस संबंध में कहा है, हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का एक सुप्रीम रोल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच का समन्वय, यानी वैधानिक जो तरीका है या कानून बनाने की शक्ति संसद को है उसका दायरा एवं सर्वोच्च न्यायालय का जो दायरा है, उन दोनों की बीच की या मिडिल पथ को या सामंजस्य वाले मार्ग को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना वाली बात आती है तो देखिए, अनुदारवादी जो शक्ति के रूप में कार्य करने का जो है, इस तरह से भी इसका आलोचना के रूप में किया जाता है। तो गोलकनाथ विवाद में इस तरह से 6-5 के बहुमत से निर्णय देकर के ये कहा गया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो। फिर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व में निर्णय हैं उनमें परिवर्तन करने का। न्यायमूर्ति हेगड़े इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अनिवार्य अंग मानते हैं। इस प्रकार संवैधानिक सीमाओं के अतिक्रमण की बात इसमें कही जाती है। आलोचना की दृष्टि में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में स्थिरता का जो मामला है उस संबंध में भी आलोचनाएं की जाती हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती है या संघर्ष को जन्म मिलता है, उसके मामले में भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर भी हम मानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो महत्व है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुलदीप नैयर ने इस संबंध में लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व कितना कारगर है। न्यायालय से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार छीना जाना लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द हिंदुस्तान टाइम्स के 20 मार्च 1997 में दिए गए कोटेशन को हम इसमें उद्धरण करते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज
a basic feature of the Constitution. Parliament cannot curb power of judicial review even by way of constitutional amendment. इसको हम यहाँ मूल रूप से इसको वर्णित करते हैं कि किस तरह से इसके बारे में जो कहा गया है टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के जो संकेत किया गया है इसमें 20 मार्च 1997 में, ये बहुत बड़ी बात है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं। फिर न्यायिक सक्रियता की बात आती है, वो भी इसी के अंतर्गत है कि जुडिशियल रिव्यू अपने आप में कितना कारगर है एवं न्यायिक सक्रियता कितनी अपने आप में कारगर है। ये भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने में अपना एक नया एक चैप्टर जोड़ती है, अध्याय जोड़ती है। धन्यवाद।